नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शंखनाद, मंत्रोच्चार, हर हर महादेव, त्रिशूल और भगवान गणेश की मूर्ति, ये सारी बातें अगर या इन शब्दों को अगर मैं कहूं कि किसी एक पार्टी के चुनावी मंच में आप बदल दीजिए तो आप क्या कहेंगे? आपके दिमाग में कोई एक पार्टी आ गई होगी? किसी सियासी मंच पर एक साथ ये सब आपको दिखे होंगे, लेकिन किसी एक पार्टी के मंच पर दिखे होंगे, किसी बीजेपी नेता की रैली में दिखे होंगे, लेकिन आज ये सब हुआ है बहन मायावती के मंच पर, लखनऊ में। सारी चीजें जो बीजेपी नेता की रैली में नहीं, वो बीएसपी की रैली में दिखी। बीएसपी जो किसी जमाने में ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज बुलंद किया करती थी, वही बीएसपी जो किसी जमाने में ब्राह्मणों को शोषण करने वाला बताती थी, आज सब कुछ बदल गया। लखनऊ में पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच से मायावती ने ऐलान किया कि ब्राह्मणों को शोषण से आजादी हम दिलाएंगे, ब्राह्मणों के शोषण के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच हम बिठाएंगे और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्हें मुआवजा दिलाने की बात मायावती ने की। 2007 को याद करते हुए उन चुनावों में ब्राह्मणों के साथ से करिश्मा करने वाली मायावती ने एक बार फिर ब्राह्मणों को भरोसा देकर चुनावी उलटफेर करने की तैयारी कर दी है। लेकिन क्या इस बार यूपी के ब्राह्मण बीजेपी को छोड़कर बीएसपी के पाले में आएंगे? बात आज ओवैसी की भी हुई, क्योंकि आज अयोध्या के दौरे पर हैं। अयोध्या का नाम लेने से उन्हें दिक्कत हो रही है। जगह जगह पोस्टर में आपको दिखाई देगा फैजाबाद लिखा हुआ है। यूपी में ओवैसी की एंट्री से किसका नुकसान और किसका बनेगा काम? हुंकार में आज इसी पर बात, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बचो, इनके झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। यूपी में करो या मरो का चुनाव लड़ रही बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज पूरी तरह से हिंदुत्व के रंग में रंगा नजर आया। जैसे ही मायावती मंच पर आई, शंखनाद शुरू हो गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण होने लगा। इतना ही नहीं, मायावती के मंच से हर हर महादेव और जय परशुराम के नारे भी गूंजे। इसके बाद बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा ने मायावती को त्रिशूल भेंट किया और फिर सतीश मिश्रा ने मायावती को गणेश की मूर्ति भेंट की। इसके बाद शुरू हुआ मायावती का भाषण, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। एक तरफ मायावती ब्राह्मणों को लुभा रही थी, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के दम पर यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक ही दिन में दो चुनौतियों से बेफिक्र बीजेपी मायावती और ओवैसी दोनों से निपटने की बात कर रही है। आप चले जाइएगा तो देखेंगे तो आगे जिन लोगों के मस्तक पर तिलक लगा हुआ है उसमें 90%
गैर लोग हैं। तो इस तरीके से छद्मवेशधारी लोगों को इकट्ठा करके काम करना मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएंगे। कि जिस तरह से हमारे आरएसएस चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान आया है, उसको अनुसरण किया है शायद उन्होंने, इसीलिए वो अपने पूर्वजों की धरती से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसीलिए वो अयोध्या आ रहे हैं। उनका स्वागत है। ब्राह्मणों को लुभाने में बीजेपी और समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। देखना ये है कि ब्राह्मण किसको गले लगाते हैं। तो यूपी में दंगल किसका होगा मंगल, इस पर बातचीत करने के लिए, हुंकार भरने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपकी तारीफ और तारुफ करवा दूं। अभिज्ञान प्रकाश इस वक्त आपको दिख रहे हैं, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। शांतनु गुप्ता जो कि पेशे से लेखक हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। धर्मवीर चौधरी साहब इस वक्त दिख रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीएसपी के। वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। सबसे पहले पंकज, मैं इस शो की शुरुआत करने से पहले बस ये जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमने भी तस्वीरें खंगालने की कोशिश की। सच बताइए, क्या ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि मायावती की रैली में शंखनाद, जय सिया राम, जय परशुराम, गणेश जी की मूर्ति, मतलब हाथी की मूर्ति तो हमने बहुत दफा देखी है, मंत्रोच्चार, शंखनाद, ये पहले कभी नहीं दिखा मायावती जी की रैली में? नहीं, मुझे याद आ रहा है रूबिका कि साल 2007 में जब ये बार बार हो रहा है ना जिक्र की 2007 का वो सुपरहिट फार्मूला, उससे पहले जब ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था तो यही लखनऊ में रमाबाई पार्क में मैंने देखा था, ये सब कुछ था। यानी कि गणेश की मूर्ति भी थी, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये नारे भी थे, वैदिक मंत्रोच्चार भी थे, ललाट पर तिलक लगाए चोटी वाले ब्राह्मण भी थे। दो चीज़ें नहीं थी, जय सियाराम के नारे नहीं थे और हर हर महादेव के नारे नहीं थे। कुछ लोगों ने नीचे मंच से जय श्री राम लगाने की भी कोशिश की, लेकिन मंच से नहीं हुआ है। लेकिन मुझे कुछ न कुछ जो याद आ रहा है ना, वो 2007 से थोड़ा सा अलहदा है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ब्राह्मणों की वही छवि, यही नैरेटिव फिर से एक बार खड़ी करने की कोशिश मायावती और उनकी पार्टी की तरफ से मुझे दिख रहा है। अच्छा, लेकिन वो अलहदा क्या दिख रहा है आपको? बस यही जय सिया राम, जय श्री राम के नारे? इस नारों के साथ ना अगर आप देखिए कि ब्राह्मणों की जो पूछ हो रही है, वो उस वक्त जब मैं था ना 2007 में, काशीराम ने एक सफल प्रयोग किया था। उसमें यह था कि एक तरफ तो अनुसूचित जाति के वोटर और स्टेपनी वोट के तौर पर अति पिछड़ी जातियां और उसके साथ ब्राह्मण जो है ना आइसिंग ऑन द केक था। लेकिन इस बार वो अति पिछड़ी जातियां दिख नहीं रही है, तो उस हिसाब से ब्राह्मणों को ना डबल इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ब्राह्मण और दलित सिर्फ रथ के जो मतलब हाथी के जो कह सकते हैं ना, दो ही सहारे अभी दिख रहे हैं मुझे, ये अलहदा तौर पर दिख रहा है। बाद बाकी जो तमाम चीजें आप कह रही हैं वो सब भी था, दो नारे उसमें और जुड़ गए हैं। ओके, धर्मवीर चौधरी साहब इसीलिए बीएसपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मवीर चौधरी साहब, वो पार्टी जो कभी ये नारा दिया करती थी और जो ये कहा करती थी कि ब्राह्मण जो है वो शोषण कर रहे हैं, आज वो शोषित ब्राह्मणों को इंसाफ दिलाएगी, परिवर्तन है। रूबिका जी, जब राम राज्य की कल्पना के साथ में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पर काबिज हुए थे, तब मैं बता दूं कि उस समय इन्होंने ब्राह्मणों को आगे ला करके उनके वोट लेने का काम किया, लेकिन 500 से ज़्यादा ब्राह्मण गोली से मारे गए। अगर उनकी सुरक्षा तरक्की के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों में कहा कि हम इनकी सुरक्षा और तरक्की करेंगे, और ये बहन जी आज कह नहीं रही है, 2007 की सरकार में हमने ये करके दिखाया था। इस आजाद भारत में 70 वर्षों में सबसे ज्यादा नारा तो आज मैं टीवी पर बोल नहीं सकती, ब्राह्मण समाज को अगर किसी ने दिया नहीं, वो नारा तो मैं आज बोल नहीं सकती हूँ, पर ये नारा तो आप ही की पार्टी के संस्थापक ने दिया था कि नहीं दिया था? अब आप उस मार्ग से अपने आप को बदल चुके, वो मार्ग आप बदल चुके हो। क्या था वो? तिलक? नहीं, तिलक, तराजू और तलवार। रूबिका जी वो क्या था? मैं उसे कंप्लीट नहीं करूंगी, बाकी सबको समझ में आ जाएगा। आपका चैनल, मैं क्या कह रहा हूं रूबिका जी, ये जो नारा है, ये विरोधियों की एक साजिश और एक चाल है। अगर आपके पास में इस नारे का कोई तथ्य है तो आप देश की जनता को दिखाइए। मैं भी आपके साथ देखना चाहता हूं। बहुजन समाज पार्टी
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे के साथ सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के चलती है, और उसी में आज प्रबुद्ध वर्ग का जो समापन समारोह सम्मेलन आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने किया है, उससे विरोधी पार्टियां बौखला गई हैं। और उसी तरीके से ये बदनाम करने के लिए जो आप कह रहे हैं ना कि सर्वजन हिताय के इस पूरे के पूरे मोटो पर चलने वाली पार्टी, अनुराग भदौरिया से भी तो पूछ लूं, बड़ी नजदीकी के साथ आपके साथ काम किया है भदौरिया साहब। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी की आप बात करेंगे तो समाजवादी ने हमेशा समाज के अंदर में विकास की राजनीति की है। हमने हमेशा ही समाज के अंदर में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का सम्मान किया और सबको आगे ले जाने का काम किया है। और हम तो उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और सांस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसको सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश उसको चाहिए। बीएसपी की बात हो रही है, बीजेपी की थोड़ी। अभी मैंने तो बीजेपी का जिक्र भी नहीं किया है। तो बीएसपी जो थोड़ी है, मुझे तो बीजेपी से ही बात करनी है, बसपा की बात हो रही है। नहीं तो आप बात कीजिए ना बसपा की, मुझे तो सत्ता से बात करनी है ना, क्योंकि सत्ता की जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसकी नाकामी की वजह से यहाँ बच्चों की मौतें हो जाएं, कोविड काल में लोगों की बिना ऑक्सीजन से मौतें हो जाएं, और यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते रहे, किसान धरने पे बैठा उसकी मौतें हो जाएं, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो जाएं, महिलाओं का चीरण हो, बच्चियों को गोली मारी जाने लगे, आतंकी जैसा माहौल हो, तो क्या हम किसकी बात करेंगे? सरकार की बात करेंगे या हम जो सरकार में नहीं उसकी बात करेंगे? हमें तो सरकार से बात करनी है। आप सरकार से बात कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं, पर उत्तर प्रदेश में जिस बड़े स्तर पर ये रैली हो रही है वो कौन कर रहा है? मायावती भी तो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर कर रही है ना, आप उनको क्यों इग्नोर करना? क्या आपको ये लगता है कि मायावती कुछ नहीं है? बीएसपी इस बार है ही नहीं मैदान में। देखिए हम समाजवादी लोग जनता की चिंता कर रहे हैं, सवाल इस बात का है। दूसरे लोग पार्टियों की चिंता कर रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए समाज में जनता के साथ क्या होना चाहिए, जनता को न्याय कैसे? बहन जी की तारीफें करते आप थकते नहीं थे, आज बहन जी पर एक शब्द बोलने में कतरा रहे हैं आप। फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं किसी का एजेंडा के लिए थोड़ी बैठा हूं, हम जनता की बात करने के लिए बैठे हैं आपके साथ, और जनता की बात नहीं करें। आपका फॉर्मूला पसंद आ रहा है मुझे। मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, आप मायावती जी का जिक्र ही नहीं करेंगे। वो भटक जाए, नहीं क्यों मुद्दा क्यों भटक जाए भाई? अरे मायावती भी तो वही कह रही है ना कि ब्राह्मणों के साथ शोषण हुआ है। मायावती भी यही कह रही है ना कि अच्छे दिन आएंगे, जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। मायावती भी तो यही कह रही है ना कि चलो सब मिलकर समाज को आगे लेकर जाते हैं। रूबिका जी हो गई होता। अच्छा अब मैं बोलूं, रूबिका जी ये बताइए, 100 बच्चों से ज्यादा की मौतें हो गई यहाँ डेंगू से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किस नेता ने क्या क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलिए इसी पे बात हो जाए। ये समाज के अंदर क्या जरूरी है, बच्चों की मौतें या कौन नेता क्या कह रही है ज्यादा जरूरी? तो अनुराग भदौरिया, आप ये वादा कर रहे हैं कि आगे आप कोई रैली नहीं करने वाले हैं, आप कोई सम्मेलन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये बात है इस वक्त कि यहाँ पर अलग अलग इश्यूज जो हैं उत्तर प्रदेश में, उससे जनता त्रस्त है, और चूंकि जनता त्रस्त है तो कोई सम्मेलन कोई रैली नहीं होनी चाहिए, है ना अनुराग भदौरिया? मैं ये क्लिप संभाल कर रखूंगी। रैली भी, अरे सुन तो लीजिए, रैली भी होगी, जनता के बीच में लोग जाएंगे, अभी तो आप कह रहे थे, मुद्दों पे बात, अभी तो आप कह रहे थे कि ये रैली का क्या माने हैं? मायावती की रैली के कोई माने नहीं है चौधरी साहब, आपकी रैली के कोई माने नहीं है। अगर अखिलेश यादव करेंगे तब बात समझ में आएगी। नहीं इनके ये ब्राह्मणों के पोषक नहीं है, ये ब्राह्मणों को धोखा देने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये दलितों को धोखा देने वाली पार्टी है, ये यादव महासभा चलाते हैं, इनसे आप सिर्फ यादवों की बात करिए, इसके अलावा इनसे कोई बात ही मत करिए। और ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है समाजवादी पार्टी, ये चाहते हैं कि हरा रंग पहन करके इनको मुसलमानों के वोट मिल जाए, और ये चाहते हैं कि बीजेपी को हिंदुओं के वोट मिल जाए। ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, इसीलिए ना ये कभी बाबा साहब का नाम लेती है ना बहुजन समाज पार्टी का नाम लेती है। आज 500 से ज्यादा हत्याएं ब्राह्मण समाज के लोगों की हो चुकी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग घड़ियाल आंसू भी बहाने के लिए तैयार नहीं है। आपके चीखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं इतना लगातार एक स्टंप और बोलने से कुछ नहीं होगा। आप पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं चौधरी जी, वो ये कह रहे हैं आप दोनों आपस में मिले हुए हैं,
बीजेपी न मिली हुई है, संविधान की समाजवादी बात पार्टी करेंगे, मिली हुई न है। अत्याचार की बात आप करेंगे। हरा पहन के ये मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो भगवा पहनकर हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखिए बात ये तुष्टीकरण की राजनीति ईसाई करते नहीं है यहाँ हैं। पे। ये दोनों पार्टियां अरे ध्रुवीकरण चाहती हैं, इसीलिए ये किसी की बात नहीं करना चाहते। भाई चौधरी साहब, आपका सवाल पूछ लिया है, उनको जवाब देने दीजिए। बीच में चिल्ला रहा है, आपने क्या इसको उनके लिए बुलाया, चिल्लाने के लिए बुलाया क्या? चिल्लाता तो ये मैं कह भदौरिया रहा है हूं, खामखा। अरे चुप रहो ना, तुमसे बात कौन कर रहा है? ये भदौरिया चिल्लाता है खामखा। आप इसको रोकिए, मेरी बात तो आपने शुरू की है, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। बीएसपी के प्रवक्ता फर्जी चिल्ला रहे हैं यहाँ बैठ के, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, आप जबरदस्ती चिल्ला रहे हो। यहाँ पे सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा, जबरदस्ती चिल्लाने के लिए आ गए। मैं रूबिका लियाकत से मैं बात कह कर रहा रहा हूँ हूँ, कि यहाँ पे सवाल भारतीय जनता पार्टी आपसे से बात पूछना नहीं है। कर रहा हूँ। नहीं, सरकार भारतीय, अरे चुप रहो, हमें पता है ना प्रवक्ता ना कुछ, जबरदस्ती लड़ने आ गए खामा। अरे भाई यहाँ सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा तो हम पे बात करने आ गए। अरे अनुराग भदौरिया, सवाल आप बीजेपी व्यक्तिगत से हो रहे हैं, किया आप है। क्या जानते हैं? आपने वो लेटर पढ़ा है, धर्मवीर चौधरी का, धर्मवीर चौधरी को बीएसपी का प्रवक्ता घोषित किया गया है, पार्टी की तरफ से बाकायदा 3 लोगों को घोषित किया गया, उनमें से धर्मवीर चौधरी एक नाम है। तो प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, पार्टी के लेटर हेड पर धर्मवीर चौधरी का प्रवक्ता के तौर पर जिक्र किया गया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, शांतनु। भैंस चराने वाले लोग हैं, इनको क्या पता? बात कह लो, नहीं, भैंस तो कोई भी चरा सकता है चौधरी साहब, ये क्या बात हो गई भाई? यही नहीं पता डिबेट नहीं, किससे आप क्या करनी बात है, करेंगे? बात किससे बोलनी है। आप रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, प्लीज दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। भदौरिया साहब, चौधरी साहब, दोनों रुक जाइए। शांतनु गुप्ता, मैं आपका रुक करूं उससे पहले वारिस पठान। वारिस भाई, आप तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अयोध्या को अयोध्या कहने में सकपका जाएंगे। देखिए रूबिका जी, बिल्कुल 100 सीटों की हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने घोषणा की कि हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, शायद हो सकता है उससे ज्यादा भी लड़े। और क्या फैजाबाद या रुदौली में आज से जहां पे शुरू किया है हम लोगों ने शोषित वंचित समाज सम्मेलन, तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। रुदौली फैजाबाद हिंदुस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो शुरू नहीं किया ना। और कल हम जा रहे सुल्तानपुर, परसों जाएंगे बाराबंकी और करेंगे कैंपेनिंग। अभी लोग कर सकते, अभी देखिए मैं देख रहा था बैठ के समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की पार्टी के दोनों के प्रवक्ताओं की लड़ाई। तो क्या वो अयोध्या अगर बोल दिया तो चलो, अगर इलाहाबाद का भी तो नाम प्रयागराज कर दिया है, मगर क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जवाब दीजिए। क्यों इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज नहीं करते? तो नाम में क्या लेना, हमारा काम देखिए रूबिका जी, आपको समझ में आएगा क्या होता है। अब बात ये जोड़ों को मैं भी देख रहा था, इनकी नोक झोंक यही साथ में थे 2017 में, अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो यही समाजवादी पार्टी बीएसपी साथ मिले, मुसलमानों के भर भर के वोट लिए। आज भी डाटा है हमारे पास जो बताता है कि मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। 2017 साइकिल चली थी, उसके पहले भी लड़े थे। अरे आज इनके राज में 2012 में, सुनिए रूबिका जी, जब 2012 का घोषणा पत्र समाजवादी ने दिया, उसमें क्या कहा था अखिलेश ने, अगर हम सत्ता में आ गए तो 16% रिजर्वेशन मुसलमान को दे देंगे। दिया क्या इन लोगों ने, बताइए मुझे। और बीएसपी की तो बात ही अलग है, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। देखिए किस तरह से आज मायावती पूरी तरह से लगी हुई है ब्राह्मणों को लुभाने में। अगर यही बात वारिस पठान करता कि नहीं मुसलमानों को वोट दो, मुसलमानों को ही जीतना चाहिए, तो मेरे खिलाफ क्या होता, मैं कम्युनलिज्म की कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मुझे पाकिस्तान भेज दिए होते, अब तो और एक कंट्री मिल गया अफगानिस्तान, वहां मुझे भेज देते। पर अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्यों? ये मेजोरिटी अपीसमेंट की बात चल रही है। अरे काम की बात कब करेगी मायावती बहन जी और अनुराग जी, कब काम की बात करोगे? हम सबने देखा उत्तर प्रदेश में लाशों को तैरता हुआ गंगा के घाट के ऊपर। अरे लखनऊ को देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए, हमने देखा है अगर आपके पास किस तरह से बेकसूर लोगों की जाने चले गई। चश्मा ठीक नहीं हो तो चश्मा बनवा लीजिए। उत्तर प्रदेश में विकास के पहिए 2007 से 12 में कितने दौड़े थे? इस लखनऊ की सूरत और सीरत बदलने का काम आदरणीय बहन ने किया। इसका विकास हुआ, बताइए। अगर आपने विकास किया होता तो आज मुसलमान और दलित वर्ग, पिछड़ा हुआ वर्ग नहीं होता वहां का। क्यों पिछड़ा हुआ वर्ग है, बताओ मेरे को। आज मुसलमान 2% से ज्यादा ग्रेजुएट नहीं है, इसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज बनाए गए। वोट लेना है,
वोट की राजनीति कितने करना है, दिए बनाए गए, विकास नहीं करना आप एक्सप्रेस लोग बनाए को। गए, आपको सिर्फ सत्ता में आके बनाए बैठना गए, है, मुसलमानों को लेबर अपने वोट एयरपोर्ट लेने की के गुलाम आदत बनाना है। वारिस पठान काम पूरा नहीं करना। टाइम आप ये कहते रहे कि हम यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने के लिए आए हैं, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों का जिक्र करते रहे, वो जो है अलग अपनी जात पात लेकर बैठे रहे, तो हिंदुस्तानी कहाँ गया? जो पहले हिंदुस्तानी है वो कहाँ गया? आदरणीय बहन जी के शासन में रूबिका जी, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? खत्म किया। ये क्या बात है? रुकिए जब धर्मवीर मैं चौधरी जी, आपको रुकिए एक किसी के साथ सेकंड। सुन रहा था। आज आपने मैं रैली तो क्या इनके संबोधित झूठ कर को दी है खामोशी के साथ धर्मवीर सुन रहा था, चौधरी जी, इनके आप तो जनता मतलब के झूठ सातवें को आसमान पर है। अरे वारिस पठान भी अयोध्या होकर आए, रुकिए तो सही। एक रैली आपने की 2017 के बाद और आप देखिए तो सही, मतलब तूफान मेल हो गए आज तो आप। रुकिए चौधरी जी, रुकिए, ब्रेक लगाइए अभी। वारिस पठान, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले कि ब्रेक लूं, मैं शांतनु गुप्ता और अभिज्ञान दोनों से एक ओपनिंग रिमार्क ले लेना चाहती हूं। शांतनु गुप्ता। देखिए रूबिका, मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और तब भी उनको आज अपना वही सोशल इंजीनियरिंग, कैसे जात पात की राजनीति करें, वही उनका पुराना प्लान है। और सबको याद है, आपने खुद भी बोला, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और फिर ये भी कहा गया, आए मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो पार्टी फिर धीरे धीरे आई, उनके लिए फिर वो हाथी गणेश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, लेकिन उनको काम नहीं गिनाया। धर्मवीर जी प्लीज ऐसा रुक इसलिए जाइए। हुआ, धर्मवीर जी रुकिए, रुकिए, जरा अपना तो परिचय ऐसा दे इसलिए दीजिए, हुआ। आप कौन हो? धर्मवीर जी रुक जाइए ना, एक बार बात पूरी करने दीजिए उनको। रुकिए रुकिए। वो केवल जाट जरा आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपकी क्या हैसियत दलित है, राजनीति, आपकी हैसियत से यहाँ बैठे हुए हैं। एक छोटी हो गई मोटी है। किताब धर्मवीर निकाल चौधरी जी, के मेरे यहाँ आप डिबेट ऐसे जरा नहीं होता एक आंकड़ा है। देना चौधरी है। साहब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड शांतनु जी रुकिए। धर्मवीर चौधरी जी, मेरे यहाँ इस तरीके से डिबेट नहीं होता है, सब अपनी बात रखते हैं और उसके बाद आपको काउंटर करना है तो कीजिएगा। यहाँ पर इस तरीके से बहस होती है, सबको बोलने की आजादी है मर्यादा में रहकर। आदरणीय बहन जी पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, अरे कहाँ आदरणीय बहन जी पर कहा, वो तो ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे हैं जो आपकी तरफ से कही जाती थी। कौन है मुझे ये बताइए ना। कौन से पत्रकार हैं? तिलक तिजोरी, तिलक तराजू और तलवार, ये किसका दिया नारा है? पहले भी मैंने आपसे पूछा, आप शांतनु जी को, शांतनु को बीजेपी ने दिया है, आप लोगों ने साजिश रची। बीजेपी आरएसएस का दिया हुआ नारा है। अच्छा, ये मुझे 10 सेकंड और आदमी में से बदबू आती है, दलित 10 सेकंड और समाज में से। शांतनु, देखिए दलित समाज तो आपको छोड़ के जा चुका है। जो 2017 में रूबिका, जो 84 दलित सीटें हैं, जो अनुसूचित वर्ग की रिजर्व सीटें हैं, उसमें से बीएसपी को मात्र 2 सीटें मिली और भाजपा को 70 सीटें मिली, सपा को मात्र उसमें से 7 सीटें मिली। तो अनुसूचित वर्ग तो इनसे जा चुका है। तो अब ये दलित राजनीति में केवल जाटव राजनीति बची है, इसलिए उनको थोड़ा इधर को ले लो, थोड़ा इसको ले लो। 4 बार की मुख्यमंत्री अपना काम नहीं गिना पा रही है, उसको आज वो त्रिशूल दिखा के, शंख बजा के वोट लेना पड़ रहा है, और यही मायावती की मजबूरी है आज की। तो शांतनु गुप्ता, फिर अगर मायावती करती है तो आपको परेशानी होती है, यही काम जब योगी आदित्यनाथ करने लगते हैं तो आप कहते हैं वाह आ गया राजा, छा गया। ऐसा क्यों भाई? इकलौता आपका कॉपीराइट है क्या हिंदुत्व? कोई भी कर सकता है। जब वो अयोध्या जाते तो आप कहते हैं कि ये इससे शानदार तरीका नहीं हो सकता है कि वो जो धर्म है और वो जो राजनीति है, दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। बाकी करते हैं तो आपको लगता है गड़बड़ी है। मैं इस वक्त जो पन्ने देख रही थी, ये सी वोटर के सर्वे के पन्ने थे, जिसमें अभिज्ञान यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जब पूछा गया तो जवाब आया भ्रष्टाचार 3%, बेरोजगारी 39%, महंगाई 26%, किसान 19%, कोरोना 10%, अन्य 3%। इसमें जात पात डाल देते तो मेरे ख्याल से ये सब 0-0 हो जाते, वो 100% हो जाता। सच्चाई तो यही है। हाँ बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश की बिल्कुल स्टार्क रियलिटी, कड़वी सच्चाई है कि कास्ट और कम्युनलिज्म के आधार पर सारे राजनीतिक दल दशकों से वहां राजनीति कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सबसे पहले तो मायावती नजर आई रूबिका, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने देर से समय दिया मुझे बोलने का, लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि फाइनली मायावती नजर आई। यही अपने आप में खबर है जो चौधरी साहब को बताना चाहिए कि आगे अब और ये क्या नजर आएंगी। तो आधार एकदम क्लियर है, सब अपने अपने समाज को, अपने अपने वोटर को खींचने के लिए जितना जातीय स्तर पर उतर सकते हैं उतना जातीय स्तर पर उतरेंगे। ये उत्तर प्रदेश की कड़वी सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और जितना एफर्ट होगा, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं,
जितना प्रयास होगा राजनीति को पोलराइज करने का, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में इंडल्ज करने का, उतना उत्तर प्रदेश में हर तरफ से किया जाएगा। और लीपा पोती का नारा क्या होगा ये भी सुन लीजिए। लीपा पोती का नारा होगा, ढकने का नारा होगा, जामा पहनाने का नारा होगा कि हम विकास की बात कर रहे हैं, हम विकास हमने हमारी सरकारों ने किया है। तो रियलिटी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है उत्तर प्रदेश की। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रखा कि ये सारे मुद्दे ही जीरो हो जाए अगर कोई कास्ट और कम्युनलिज्म की राजनीति के आधार पर कोई सर्वे होने लगे। तो शांतनु और धर्मवीर चौधरी दोनों हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले धर्मवीर चौधरी, उसके बाद शांतनु गुप्ता, आपका रुख करूंगी। रूबिका जी, आदरणीय, आज किसानों का आंदोलन लगभग 1 साल से देश में चल रहा है और आदरणीय बहन जी ने किसानों के जो उचित मूल्य था गन्ने का, उसको 125 रुपए से 250 रुपए करने का काम किया। क्या ये किसानों के हित की बात थी या नहीं? और उसके बाद की जो सरकारें उत्तर प्रदेश में बनी, उन्होंने कितना गन्ने का मूल्य बढ़ाया? तो ये जो लोग हैं ये वो बात नहीं बताएंगे। साहब, आप आखिरी लाइन कैसे भूल गए? आप विज्ञान प्रकाश क्या कह रहे हैं कि आप लोग झूठा जामा पहनाएंगे, आप विकास की बात करेंगे, लेकिन सम्मेलन होगा ब्राह्मणों को लेकर, सम्मेलन होगा दलितों को लेकर, सम्मेलन होगा मुसलमानों को लेकर। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम करेंगे और कुछ नहीं। जब ब्राह्मण मारे जा रहे हैं तो इनके कोई आंसू ना पहुंचे, मतलब कोई पार्टी इनके फेवर में खड़ी ना हो। आप नहीं, फिर तो लिंचिंग में मुसलमानों के भी मारे जाने की बड़ी खबरें हैं। तो आप मुझे नहीं तो वादा कर लीजिए, फिर अब जल्दी जो है अल्लाह अकबर का नारा भी सुनाई देगा ना, क्योंकि भाई आरोप ये लग रहे हैं कि वहां पर मुसलमान भी लिंचिंग में बड़े मारे जा रहे हैं। हम तो कहते हैं जय सिया राम भी बोलिए और अल्लाह अकबर भी बोलिए, क्या बुरी बात है? दोनों भगवान के नाम है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। जिनको आपत्ति आप उनसे पूछिए। जी रूबिका, मैं कुछ अलग पॉइंट कहना चाह रहा था। अभिज्ञान ने कहा कि यूपी की राजनीति केवल जात पे है, मैं उस पर थोड़ा इतर रखना चाहूंगा कि 2014 से एक नया कैडर है, जो बेनिफिशियरी कैडर मैं कहूंगा, जो उत्तर प्रदेश में डेवलप हुआ है। इसीलिए ओबीसी राजनीति जो मुलायम सिंह यादव किया करते थे वो केवल यादव राजनीति पे सिमट गई है। जो दलित राजनीति मायावती करा करती थी वो केवल जाटव राजनीति में सिमट गई है। एक बड़ा बेनिफिशियरी कैडर है, चाहे किसी को गैस मिली है, किसी को टॉयलेट मिला है, किसी को डीबीटी मिला है, किसी का लोन माफ हुआ है। तो भाजपा ने नरेंद्र मोदी ने कौन ऐसा उत्तर प्रदेश में काम किया छलने का काम किया? केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके ओबीसी के वोट लिए और जबरदस्ती योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री को कब्जा कर लिया। किसका नाम है? चौधरी साहब, आपका नाम है। आप दोनों कैसे बहस कर रहे हैं? यहाँ पे कोविड काल में लोगों की मदद कर रहे हैं ना, बच्चों की मौत पे मदद कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मुझे बताइए, आप चर्चा करना चाहती है, किसान पे बात करना चाहती है, किसान को आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड और प्ले है। मवाली बताओगे आपने कौन सा ऐसा काम किया, किस वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश में काम किया जिसपे आपके बारे में स्टॉप बटन है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा आपके टेप रिकॉर्डर में स्टॉप बटन है? आप अपना काम गिनाइए ना, आप दूसरों की बुराई करने के लिए तैयार होते हो। मेरे स्टूडियो में है, तरफ से आप आते हो, अघोषित प्रवक्ता बताइए। मेरे स्टूडियो में है, मैंने आपसे पूछा, आप नहीं कर पाए, मेरे स्टूडियो में है स्टॉप बटन, फिर मैं दबाऊंगी। नहीं, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे, लगातार बोलते नहीं चले जाएंगे। जब मैंने कहा मैं आपको मौका दूंगी तो आप नहीं, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ जो अपना वादा पूरा नहीं करूंगी। मैंने कहा कि मैं आपको मौका दूंगी तो आपको इंतजार करना चाहिए। शांतनु 10 सेकंड और उसके बाद अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगी। मैंने कह दिया स्टॉप बटन है मेरे स्टूडियो में, दबा दिया मैंने। शांतनु गुप्ता, मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा कि एक नया बेनिफिशियरी कैडर डेवलप हुआ है रूबिका पिछले 6-7 साल में, और तभी इन लोगों को जो जैसा अभिज्ञान ने कहा जामा विकास का भी उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी राजनीति समाजवादी पार्टी बसपा की राजनीति केवल सोशल इंजीनियरिंग की रही है कि मैं या तो दलित वोट दे दूं और मुसलमानों को ये सिग्नल दे दूं कि मैं भाजपा को हरा रही हूं, तो MY बन जाएगा या मीम बन जाएगा। वही ये अभी भी ट्राई कर रहे हैं और विकास इन्होंने नहीं कर पाए कितने सालों में। 15 साल 20 साल सरकारें रही, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए आज भी इनको वापस आके अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अंदर केवल अपने कॉम्बिनेशन ये भी चर्चा चल रही है कि आपके यहाँ भी ब्राह्मणवाद बड़ा फैला हुआ, ठाकुरवाद बड़ा फैला हुआ है, एक अलग दिशा में जा रहा है, एक उस दिशा में जा रहा है।
आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जब जमीन पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा शिकायतें इसी बात को लेकर हो रही है। रूबिका देखिए, रूबिका भाजपा का प्रधानमंत्री ओबीसी से आता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संत है जिसकी कोई जाति नहीं है, उसका प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी है, उसका एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, उसका डीजीपी एक बंटिया है, उसका सेक्रेटरी एक गोयल है। आप कहाँ से कास्ट का पैटर्न निकालेंगे? कहाँ से कास्ट का पैटर्न निकालेंगे? अनुराग भदौरिया कोई पैटर्न नहीं है। उसको भूल जाइए। अब देखिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं विकासवाद के अलावा और कुछ नहीं। अभिज्ञान में आ रही हूँ आपके पास। अनुराग भदौरिया 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस गिरा रहे हैं, उज्ज्वला योजना गिरा रहे हैं, कह रहे हैं सारी नीतियां जो हैं वो हमने यहाँ पर लागू कर दी है। एक और रंग उत्तर प्रदेश का। अब मैं बोलूं? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी अभी बोलेंगे। वारिस पठान सुन लीजिए, आपके नेता कुछ कह रहे हैं। क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। दिलों को मोड़ने वाला तो रब्बे कायनात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। इलेक्शन जैसा करीब आएगा। आज अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, अतीक अहमद साहब जो 5 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं, वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। तो हमने उनका खैर मुकद्दम किया, वेलकम किया, और मीडिया के हमारे लोग आए थे लैला को सुनने के लिए। तो हम उनके सवाल करने से पहले उनको बता दिया कि भाई साहब आप सवाल मत करिए, आपके दिल में जो जवाब है वो हम आपको बता ही देते हैं। हमने उनसे कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं, 37% बीजेपी के एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 37%। हमने कहा 116 एमपी बीजेपी के उन पर भी केस है। और फिर हमने उनको ये भी बता दिया, ये शुरू हो जाते, देखो बाहुबली को ला लिए, फुलां को ला लिए। असद ओवैसी कह रहे हैं कि किसी से मत डरो, सिर्फ रब्बुल कायनात से डरो, जिसने कायनात को बनाया उससे डरो। तो फिर क्यों डर रहे हैं आप अयोध्या को अयोध्या कहने में, और फैजाबाद बार बार नाम ले रहे हैं? आप किस बात से डर? यूपी मिशन पूरा करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, पहुंचे अयोध्या, और वहां से उन्होंने अब से कुछ देर पहले जनता को संबोधित भी किया था। हाँ वारिस भाई, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप वोट काटेंगे या सरकार बनाएंगे? ये रूबिका जी, हम लोग किसी का ना वोट काटने जा रहे हैं, ना किसी को जिताने जा रहे हैं, ना किसी को हराने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारे कैंडिडेटों के लिए प्रचार करने के लिए, हम जा रहे हैं हमारे कैंडिडेटों को जिताने के लिए, हम जा रहे हैं हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने। हमको भी यूपी की पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा चाहिए। जिस तरह सबको हिस्सेदारी मिली है, उसी तरह हम चाहते हैं कि मुसलमानों को भी हिस्सा मिले। अगर 6-7% वाला सीएम डेप्यूटी सीएम बन सकता है तो 20% में से क्यों कोई मुसलमान डेप्यूटी सीएम नहीं बन सकता? ये हिस्सेदारी की लड़ाई है रूबिका जी, तो और हिस्सा मिलना चाहिए। आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां देखा गया जो पावर में रहते हैं लोग, उन्हीं के लोग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होते हैं। बीजेपी को कुछ सीटों की कमी पड़ जाती है, 100 में से आपकी कुछ सीटें वहां पर आ जाती है, तो आप बार्गेन करेंगे कि हमको डेप्यूटी सीएम दे दीजिए, हम आपके साथ आ मिलेंगे? देखिए, हम तो जा रहे हैं रूबिका जी बीजेपी को हराने, और इंशाल्लाह हम हरा के रहेंगे। और इस मर्तबा आप लिख लेना, योगी को हम सीएम नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश का। और हमने कहा है जो भी चाहता है बीजेपी को हराना, वो आए हमारे साथ, असद ओवैसी के साथ कांधे से कांधा मिलाए, लड़े और हराए। अब हम इनकी गुलामी तो नहीं करेंगे ना, करेंगे भाई आओ हमको साथ में। योगी किसी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये प्रण ले लिया है वारिस पठान ने। रूबिका, आपके चैनल पे मैं था, आपने 3 दिन पहले अपना सर्वे दिखाया है जिसमें 1% वोट शेयर बढ़ रहा है, 270-280 सीट आ रही हैं, और वो बिल्कुल सीधे लगता भी है किस तरह से पिछले 3 चुनाव में 2014, 2017, 2019 तीनों चुनाव में भाजपा का वोट परसेंट 40 या 50 के बीच में रहा है। तो वो 40-50 का वोट शेयर अब 20-25 आ जाएगा,
ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही होने वाला। 20-20%, 15 से 20% पे समाजवादी पार्टी रहेगी, 20 से 25% पे बसपा रहेगी और सरकार बनने वाली। तब तक आप परसेंटेज का तो आपने जिक्र कर लिया शांतनु, लेकिन जो सीटें आप पहले लाए थे वैसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आप सरकार जरूर बना रहे हैं, लेकिन 259 से लेकर 267 के आसपास आपकी सीटें यहाँ पर दिख रही है, यानी भारी गिरावट भी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।